हे गाइस, सेल्स एंड टिश्यूज़ से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। ये आने वाले आपके सभी परीक्षाओं एम्स, नॉरसेट, सीएचओ, बीएसएफ, स्टेट नर्सिंग एग्ज़ाम्स और एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इस सीरीज़ को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज। ऑप्शन देखिए, आपको बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, सबको पता है सेल है, ठीक है। और सेल जो है बेसिक यूनिट के साथ साथ स्ट्रक्चरल यूनिट भी होती है, स्ट्रक्चरल यूनिट, ठीक है। स्ट्रक्चरल यूनिट होगी प्लस फंक्शनल यूनिट भी सेल्स को बोलते हैं, ठीक है। और उसके अलावा क्या बोलते हैं, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। तो ये किसी भी तरीके से आपको पूछ सकता है सवाल कि स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, फंक्शनल यूनिट क्या है या फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ क्या है। तो सबका जवाब क्या होगा, सेल, ठीक है। और इसी के साथ एक चीज़ और बता देता हूँ, एटम। एटम क्या होती है, बेसिक और स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसकी, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। जितने भी मैटर होते हैं इस वर्ल्ड में, जितने इस यूनिवर्स में जितने मैटर है वो क्या है, सारा वो है आपका क्या कहते हैं, एटम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड, विच सेलुलर कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म के लिए कौन सा सेलुलर कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आप देख लीजिए। तो इसका माइटोकॉन्ड्रिया, रिसेप्टर, लाइसोसोम या एचएलए मॉलिक्यूल्स। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। जितना भी ऑक्सीडेशन या मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है तो सेल में एक कंपोनेंट होता है जिसे हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं, ठीक है। और लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, सोसाइटल बैग ऑफ सेल बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, ये क्या करता है, डाइजेस्टिव जितने भी इंजाइम्स हैं इसको खुद ही डाइजेस्ट कर लेता है, इसलिए इसे सोसाइटल बैग ऑफ सेल भी बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, दीज आर बेसिक यूनिट फॉर बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो ये ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, लिविंग इंजाइम, प्रोटीन, सेल्स, न्यूट्रॉन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सेल्स, ठीक है। अभी मैंने डिस्कस किया था सेल्स क्या है, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और बेसिक यूनिट जो है लाइफ की सेल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म, सेल या डीएनए। तो फिजिकल बेसिस क्या होता है लाइफ का, इट इज़ ऑप्शन नंबर सी, फिर से सेल होता है, ठीक है। और प्रोटोप्लाज्म क्या मतलब क्या हुआ, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, ठीक है। तो सेल का स्ट्रक्चर जो है आपको पता होगा, सेल का स्ट्रक्चर होता है, तो सेल है सपोज, इसमें ये न्यूक्लियस है, तो ये साइटोप्लाज्म यहाँ हो गया और ये न्यूक्लियस, इन दोनों को मिला के प्रोटोप्लाज्म बनता है, ठीक है। और डीएनए आपको पता ही है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल होता है। ये कहाँ लोकेटेड होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर लोकेटेड होता है, ठीक है। और न्यूक्लियस जो है सेंट्रल में होता है, ये सारे जिससे सारे जो फंक्शंस हैं सेल्स के वो रेगुलेट करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए प्रोसेस बाय विच cells of human body absorb molecules such as by calling them is called। तो उसको क्या बोलते हैं, तो डिफ्यूजन, एक्वस डिफ्यूजन, एक्सोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस। तो क्या होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो क्वेश्चन इज, पढ़िए इसको ढंग से। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं आपका, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस वो प्रोसेस होती है जिसके कारण जो है बॉडी में सेल्स जो है क्या करती हैं, ऑब्जॉर्ब करती हैं मॉलिक्यूल्स और फूड आइटम्स को, ठीक है। और एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस यहाँ पर एक्सोसाइटोसिस होता है आपका जिसके थ्रू जो है बॉडी के जो सेल्स हैं अपना जो मटेरियल है वो एक्सक्रीट करती है, यानी बाहर को उसको बाहर को फेंकती है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा डिफ्यूजन। क्या होता है, डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस होती है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन ये जो प्रोसेस हैं जिसके थ्रू क्या होता है, मेम्ब्रेन के थ्रू जो है, जो भी एक मेम्ब्रेन होती है झिल्ली टाइप की, उसके थ्रू क्या है कोई भी मटेरियल जो है सेल्स के अंदर और बाहर जो है आ जा सकता है, ठीक है। तो डिफ्यूजन वो प्रोसेस होती है, ठीक है। और ये हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर होती है। ऑस्मोसिस में जो है इसमें जो है
ऑस्मोसिस में भी वही होता है, लेकिन ये ऑस्मोसिस में जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है और डिफ्यूजन में सेमी परमेबल जो मेम्ब्रेन है उसकी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। ओके, एक्वस डिफ्यूजन मतलब वाटर में जो डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। एक्वस मीडियम यानी वाटर के थ्रू जो हो रहा है, ठीक है। जैसे एग्जांपल आपने देखा होगा, जैसे हम किशमिश होती है, अगर उसको हम भिगा देंगे पानी में तो क्या हो जाएगा, फूल जाती हैं। तो ये डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का एक एग्जांपल है, ठीक है। हमारा जो आरओ पानी का आरओ का सिस्टम होता है तो वो क्या है, वो रिवर्स ऑस्मोसिस पर काम करता है, ठीक है। तो उसमें वो छान देता है, ठीक है, जो भी पार्टिकल्स होते हैं, इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उसको छाल देता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन का आंसर आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज ए प्रोटीन इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग द साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन को फॉर्म करने में क्या होता है, तो सबसे पहले इसको हम जान लेते हैं साइटोस्केलेटन क्या होता है। साइटोस्केलेटन क्या है, एक इंटरनल स्ट्रक्चर है साइटोस्केलेटन, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर है, फ्रेमवर्क है ऑफ सेल कंसिस्टिंग ऑफ 3 टाइप्स ऑफ फिलामेंट। इसमें 3 टाइप के फिलामेंट होते हैं, माइक्रो फिलामेंट होता है, ठीक है, और माइक्रो ट्यूब्यूल्स होते हैं, ट्यूब्यूल्स, ठीक है। माइक्रो फिलामेंट हो गया, ट्यूब्यूल्स हो गया, और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ठीक है। 3 चीज़ों से बना होता है, जैसे कि नाम से पता है साइटोस्केलेटन, ठीक है। इसका अगर हिंदी में आप मतलब निकालोगे तो ये ढांचा हो गया, ढांचा, ठीक है, ढांचा। तो कौन सा प्रोटीन है जिसकी कोई भी सेल है उसका एक ढांचा, एक स्ट्रक्चर जो है बनता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन देखिए। तो उस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोटीन को बोलते हैं हम एक्टिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। और ये वैसे तो सारे ये इस प्रोटीन्स ही हैं बॉडी में पाए जाने वाले, लेकिन जो क्वेश्चन में पूछा है कि जो साइटोस्केलेटन बनाता है तो वो क्या हो जाएगा, एक्टिन हो जाएगा, ठीक है। और एक्टिन में मैंने बोला आपको साइटोस्केलेटन के 3 टाइप के स्ट्रक्चर, मतलब इसमें मतलब उससे फ्रेमवर्क बनता है। उसमें क्या क्या होता है, माइक्रोफिलामेंट होता है, और आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन भी ध्यान से सुन लीजिए। फंक्शन होता है इसका कि इसको जो है क्या कहते हैं, एक तो शेप मेंटेन करेगा सेल की, ठीक है, शेप स्ट्रक्चर मेंटेन करेगा, ठीक। और ये किस टाइप का होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इतने सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन ए प्रोकैरियोटिक सेल एंड ए यूकैरियोटिक सेल इन द अब्सेंस ऑफ। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंसेस है, तो आपको पता होगा 2 टाइप के सेल टाइप्स होते हैं। तो एक होता है प्रोकैरियोटिक जिसका नाम पी से स्टार्ट होता है, तो पी मतलब पुअरली, इसमें ये टर्म याद कीजिए, पी का मतलब पुअर। तो इसमें ना न्यूक्लियस होगा ना साइटोप्लाज्म, मतलब जो भी होगा, मतलब यूकैरियोटिक मतलब ये यू मतलब डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड, ठीक है। तो यहीं से डिफरेंस पता लग जाएगा। तो इसमें जो है मेन डिफरेंस क्या होता है कि जो इसमें न्यूक्लियस जो है नहीं प्रेजेंट होगा, ठीक है, प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस होगा। बाकी अदर स्ट्रक्चर्स भी थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएट रहते हैं, लेकिन जो मेन डिफरेंस है यू न्यूक्लियस का है, ठीक है। और यहाँ पर एक टर्म आ रहा है फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या होता है, इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर होता है। तो ये हेयर लाइक टाइप के जो प्रोजेक्शन निकलते हैं उसको फ्लैजिला, जो कि ये क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, आउटर मोस्ट, ये जो है जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, मेम्ब्रेन का मतलब एक झिल्ली टाइप की स्ट्रक्चर है सेल। तो ये जैसे सेल है तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, फिर जाके साइटोप्लाज्म, फिर जाके सेल स्ट्रक्चर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरोबिक रेस्पिरेशन इज परफॉर्म्ड बाय। तो एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म होता है, किस में होता है एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस, तो ये उत्तर आप देंगे इसमें। तो एरोबिक रेस्पिरेशन ऑप्शन देख लीजिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सभी को पता है, जो रेस्पिरेशन का जो साइट है वो है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि 38 ATP मॉलिक्यूल्स का वो हो जाता है, तो 36 इसमें ATP का सिंथेसाइज हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से एनर्जी रिलीज होती है कोई भी अगर हमारी बॉडी में उस सेल के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, राइबोसोम क्या है, प्रोटीन फैक्ट्रीज बोला जाता है। ये क्या करती हैं, बॉडी में जो है प्रोटीन का सिंथेसिस करती हैं, ठीक है। लाइसोसोम में पहले बता चुका हूँ, सोसाइटल बैग्स होते हैं, ठीक है। और ग्लाइकोजियोम्स, ठीक है, ये भी स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है, सेल के अंदर। गोल्गी जो बॉडीज़ होती हैं उसके बोलते हैं, ठीक है,
ये और ये जो है ग्लूकोज, ग्लाइकोज मतलब ग्लूकोज को जो है ग्लूकोज को सिंथेसाइज करके फॉर्मेशन करना, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी ओर बढ़ते हैं। स्टेरॉइड सिंथेसिस अकर विद इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो स्टेरॉइड जो सिंथेसिस है ये किस में होता है ये देख लीजिए। तो पैरेक्सियम, माइटोकॉन्ड्रियन या गोल्जी अपरेटस या नन ऑफ दीज। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा, स्टेरॉइड का जो भी सिंथेसिस है ये किस में होता है आप देख लीजिए, ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रियन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। प्लस ये तो इस माइटोकॉन्ड्रियन ऑप्शन के हिसाब से हो गया, और मेनली स्टेरॉइड सिंथेसिस और कहाँ होता है, सेल में, साइटोप्लाज्म में भी होता है, ठीक है। ये भी नोट कर लीजिए, साइटोप्लाज्म में प्लस माइटोकॉन्ड्रियन दोनों में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसिमिलेटेड बाय यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स के द्वारा कौन सा वो नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए। तो इसमें क्या होता है कि लैक्टेट भी बनता है, सल्फेट भी बनता है, ग्लूकोज भी होता है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑर्गेनेल कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। सबको पता है पावर हाउस ऑफ सेल, मैं डिस्कस कर चुका हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन सारे रिपीटेड हैं और ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे आपको ब्रशअप करने के लिए कि हाँ हमें इस तरीके से तैयारी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्वस कंपोनेंट ऑफ सेल विद इन विच वेरियस ऑर्गेनेल्स एंड पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इज कॉल्ड। तो ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शन देख लीजिए। तो ये पूछ रहा है कि जो सेल है उसमें जिसमें सारे ऑर्गन्स और जो सेल के स्ट्रक्चर है वो किस में वो रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, साइटोसोल, साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस या साइटोब्लास्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साइटोसोल, ठीक है। अब साइटोसोल और साइटोप्लाज्म में क्या अंतर है देखिए। तो साइटोसोल क्या है, इज द ओनली फ्लूइड ऑफ साइटोप्लाज्म एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयंस एंड न्यूट्रिशन। तो ये जो है ये इसमें क्या है कि ये केवल फ्लूइड पार्ट है, ठीक है। और साइटोप्लाज्म में क्या है, साइटोप्लाज्म मतलब ऑल कंपोनेंट्स, ठीक है। साइटोप्लाज्म में होता है सारे कंपोनेंट्स होंगे। इसमें क्या हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन भी आ जाएगा, न्यूक्लियस भी आ जाएगा, प्लस न्यूक्लियस भी आ जाएगा, ठीक है। साइटोसोल में क्या है, ओनली फ्लूइड पार्ट को क्या बोल आएगा इसमें, ठीक है। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था हमसे, देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को ढंग से। इसमें पूछा था एक्वस कंपोनेंट पूछा था, एक्वस यानी ओनली द फ्लूइड पार्ट पूछा है, ठीक है। फ्लूइड पार्ट पूछा है तो फ्लूइड पार्ट के लिए साइटोसोल लगा देंगे। अगर इसमें हमसे पूछता कि आपका जो है साइटोप्लाज्म में अगर ये पूछ देता क्वेश्चन में कि ऑल कंपोनेंट प्लस न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन पूछ देता तो साइटोप्लाज्म आ जाता है उसका उत्तर, ठीक है। तो ये डिफरेंस है यहाँ पर थोड़ा बहुत, ये ध्यान में रख दिए। और उसके अलावा साइटोप्लाज्म में क्या है, साइटोप्लाज्म में ही साइटोसोल होता है, ठीक है। और जितने भी इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर आते हैं, ठीक। ये सेल है, ये बाहर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फिर साइटोप्लाज्म है, फिर ये न्यूक्लियस है, फिर ये गोल्जी बॉडीज है, यहाँ पर ये राइबोसोम्स हैं। तो ये सारा जो है आप समझ सकते हैं मेम्ब्रेन और स्ट्रक्चर्स के बीच में क्या भरा पड़ा है, साइटोप्लाज्म। अगर खाली ये फ्लूइड की बात हो रही है तो साइटोसोल हो जाएगा, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑर्गेनेल कंसर्न्ड विद द मेटाबॉलिक प्रोसेस आर प्रेजेंट इनसाइड। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस किस में होती है आपको पता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। लेकिन इसमें जो पूछा गया है द ऑर्गेनेल्स कंसर्न्ड विद मेटाबॉलिक प्रोसेसेस आर प्रेजेंट इनसाइड द, तो किस में होती है प्रेजेंट, होता तो माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन ये किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, ये होती हैं आपके साइटोप्लाज्म में। अभी मैंने डिस्कस करा था इसके बारे में, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कई लोग इसमें माइटोकॉन्ड्रिया टिक करेंगे, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, एनर्जी होती है, ठीक है, एनर्जी का सिंथेसाइज होता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया भी है किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन्स दैट आर यूज्ड
that are to be used outside the cell are synthesized in the mitochondria on the rough endoplasmic reticulum on the smooth endoplasmic reticulum on the free ribosome. तो किस में होता है प्रोटीन सिंथेसिस, ये पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बी ऑप्शन था, ये सी है, ठीक है। ये क्या है, अब थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये है इसमें, तो सबसे पहले राइबोसोम के बारे में पढ़ लेते हैं। राइबोसोम क्या है, दो तरीके का होता है, एक स्मूथ होता है, एक एंडोप्लाज्मिक होता है, ठीक है। तो जो इस रफ वाला है, रफ वाले का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस है, ठीक है। और ये हो गया। और नेक्स्ट है इसका स्मूथ वाले का क्या है, इसमें क्या होता है कि स्मूथ वाले के पास जो है does not have the ribosome on its outer surface, इसमें आउटर सरफेस पर राइबोसोम नहीं होता है, ठीक है। तो आर ई रफ एंडोप्लाज्मिक राइबोसोम में क्या होता है, इसमें रेटिकुलम में क्या होता है, इसमें राइबोसोम्स होते हैं सरफेस पर, और स्मूथ वाले में क्या होता है, नो राइबोसोम्स, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा। और राइबोसोम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। और प्रोटीन जिसमें आर टू बी यूज्ड, ये आउटसाइड द सेल जिसमें सिंथेसाइज हो रहा है, वो क्या है, कौन सा स्ट्रक्चर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो भी रफ वाला, ठीक है, ये याद रखना। नाउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंसर्न विद द सिंथेसिस ऑफ, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, सबको पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके सिंथेसिस से है, प्रोटीन्स के है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन सिंथेसिस इज ए फंक्शन ऑफ स्मूथ और रफ और गोल्जी अपरेटस माइटोकॉन्ड्रिया, सबको पता है, अभी मैंने ये फिर से डिस्कस कर लिया था। तो ये रफ वाले का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिश्यू रिपेयर कैन टेक प्लेस ड्यू टू द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स विच अकर इन द माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, राइबोसोम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टिश्यू रिपेयर। देखो टिश्यू रिपेयर किसकी वजह से होते हैं, प्रोटीन्स की वजह से होते हैं, सबको पता है, ठीक है। तो प्रोटीन्स किस प्रोटीन जो बनता है किसकी वजह से बनता है, राइबोसोम की वजह से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राइबोसोम, ठीक है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज से हमने आंसर निकालना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0 इज द नॉर्मल पीएच ऑफ, सॉरी 7.0 इज द नॉर्मल पीएच ऑफ। तो ये किसका होता है, आपको पता है 7 अगर किसी का पीएच है, पीएच ये होता है, पीएच इसके लिए 7 है, 7 मतलब न्यूट्रल, ठीक है। और इधर को अगर बढ़ेगा तो ये बेस हो जाएगा, बेस, और इधर को ये बढ़ेगा तो ये एसिड हो जाएगा, ठीक है। तो बिलो 7, ठीक है। 7 पूछ रहा है, नॉर्मल है, तो क्या हो जाएगा, फ्लूइड ब्लड इन टेस्टिकुलर वेन, फ्लूइड विद इन ए टिपिकल सेल, ब्लड इन द रीनल आर्टरी या यूरिन। यूरिन का एसिडिक होता है, ये नहीं हो सकता, बिलो 7 हो जाएगा। ब्लड जो है, ब्लड इन द रीनल आर्टरी, ये वाला जो है ये भी नहीं होगा, ठीक है। ब्लड का पीएच 7.4 होता है एवरेज। और जो ब्लड विद इन ए टिपिकल सेल है, फ्लूइड विद इन ए टिपिकल सेल, तो फ्लूइड का हो सकता है, ये सही लग रहा है। ब्लड इन द सेल, तो ब्लड वाला तो हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन बी सही आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच वाटर इज देयर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड इन सेल्स ऑफ आवर बॉडी। तो कितना होता है वाटर, आपको पता है वाटर कंसनट्रेशन हमारे बॉडी में कितना होता है, वाटर कंसनट्रेशन होता है ऑलमोस्ट, ये इन सेल्स पूछ रहे हैं, नॉट इन बॉडी। बॉडी में तो आपको पता है जो हमारा बॉडी वेट होता है उसका कितना होता है, 70% बॉडी वेट जो रहता है फ्लूइड से बनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल ये है, क्वेश्चन ये है कि ये पूछ रहा है सेल्स में, सेल्स में कितना होता है 50%, ठीक है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, ये याद रखिए, सेल्स में पूछ रहा है, नॉट इन द बॉडी, ठीक है। तो इसमें अगर हम डिवीज़न की बात करें तो जो सेल है, तो सेल में भी देखो, जैसे सेल है, अभी हमने पढ़ा था साइड टू सोल पढ़ा था ना, साइड टू सोल पढ़ा था। तो साइड टू सोल में हमने क्या देखा था कि जो फ्लूइड पोर्शन, और इसमें खाली फ्लूइड पोर्शन होता है ना साइटोसोल में, और साइटोप्लाज्म में दोनों होता है, ठीक है। तो इस साइटोसोल की बात अगर हम करें, जो फ्लूइड है इसमें क्या होता है कि जो है 55% सेल वॉल्यूम का ये कवर करता है, ठीक है, ये फ्लूइड जो है, ठीक।
और साइटोसोल के जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, अगर हम बात करें साइटोसोल के, साइटोसोल में जो है 55% जो सेल का वेट का कवर करेगा, प्लस इसमें जो है 90% क्या होता है, वाटर होता है। जैसे कि मैंने बोला आपको ये फ्लूइड पोर्शन है, तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या होगा, वाटर होगा, ठीक। और जो 10% होगा अदर, वो क्या हो जाएगा, उसमें ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड हो गया, ठीक है, एमिनो एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, और वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ये रहेंगे, ठीक। ये चीज़ भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्वापोरिन्स आर, एक्वापोरिन्स क्या होते हैं, तो ऑप्शन देख लीजिए आप, तो नाम से अब स्पष्ट हो रहा है, एक्वा मतलब वाटर, तो वाटर चैनल्स इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, एक मेम्ब्रेन है प्रोटीन की, जो कि लेट करती है वाटर फ्लो इनटू एंड आउट ऑफ द सेल्स, ठीक है। सेल्स के अंदर बाहर एक प्रोटीन की जो है वो है मेम्ब्रेन, प्रोटीन मेम्ब्रेन, जो कि सेल्स के अंदर बाहर जो है आयंस का एक्सचेंज करने के लिए हेल्पफुल रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमोजोम्स कंटेन, क्या करते हैं क्रोमोजोम्स, डीएनए, आरएनए, बोथ या नन ऑफ दिस, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रोमोजोम्स में क्या होता है, डीएनए होता है, ठीक है। और क्रोमोजोम्स कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस में। तो इस तरीके से याद करो, पहले डीएनए है, ये किस में होता है, डीएनए क्रोमोजोम्स में होता है, क्रोमोजोम्स किसके होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं, न्यूक्लियस में हैं, ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल्स के न्यूक्लियस में होते हैं, ठीक है। और डीएनए क्या है, लॉन्ग स्ट्रैंड है, आपका स्ट्रक्चर होता है, इसमें हेलिकल, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। वाटसन और क्रिक ने डीएनए का आविष्कार किया था, ठीक है। और ये क्या करते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन और जेनेटिक कोड जो है अपने अंदर इसमें लेते हैं। इसमें अलग अलग टाइप के आपके बेसेस होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, ठीक है, थाइमिन और साइटोसाइन, ठीक है। और यूरेसिल वगैरह जो है वो आरएनए वगैरह में होता है। तो इस टाइप के बेसेस होते हैं, उसके थ्रू क्या होता है, कोडिंग होती है, ठीक। और ये इन्फॉर्मेशन कैरी करता है वन जनरेशन टू अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मीडियम इज सुटेबल फॉर सेलुलर एक्टिविटी, सेलुलर एक्टिविटी के लिए कौन सा मीडियम है, ठीक है। तो एसिडिक, न्यूट्रल, बेसिक या ऑल ऑफ द अबव, सेलुलर एक्टिविटी, ठीक है। जो सेल की एक्टिविटीज़ के लिए कौन सा मीडियम होता है सही, वो है बेसिक मीडियम, ठीक है, बेसिक मीडियम, ठीक। साइटोप्लाज्म का जो पीएच है, साइटोप्लाज्म है उसका जो पीएच है, नॉर्मल सेलुलर एक्टिविटी जो है 7.2 पर होती है, ठीक है, ये याद रखिए। और अगर ये पीएच में कुछ गड़बड़ी होती है, बिलो हो जाता है 6.95 के, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, या तो न्यूट्रल हो जाएगा, साथ में भी काम करना बंद कर देगी बॉडी की सेल, या अगर ये इससे नीचे हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये क्या करते हैं, सेल की फंक्शनिंग को डैमेज कर देगी, और सेल जो है डैमेज हो जाएगा, और क्या हो जाता है, इंसान की मौत भी हो सकती है, डेथ भी हो सकती है, या कोमा भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके का है। तो नॉर्मल वैल्यू 7.2 होती है, दैट इज बेसिक इन्वायरमेंट चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जेनेटिक मटेरियल डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए इज कंटेन्ड इन, तो अभी मैंने डिस्कस कर लिया था डीएनए किस में होता है, डीएनए आपका होता है न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमोसोम्स में होता है। तो मैंने इसको डिस्कस कर लिया था आपसे, डीएनए जो है न्यूक्लियस में होता है, ठीक है, और क्रोमोसोम्स भी वहीं होते हैं, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स आर, ठीक है। तो कंपाउंड कौन से हैं, किस टाइप के हैं, ये बताना है, ठीक है। तो इसका जो है उत्तर देखिए आप, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो हेट्रोसाइक्लिक, साइक्लिक, ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। तो हेट्रोसाइक्लिक में क्या है, देखो प्यूरिन और पिरामिडिन्स जो हैं पेरेंट ग्रुप है हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंपाउंड के, ठीक है। प्यूरिन हो गया, पिरामिडिन्स होता है, ये किसके कंपाउंड हैं, ये हेट्रोसाइक्लिक हैं, ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं नाइट्रोजन के, ठीक है। और जो है आपको एक चीज़ और बता देता है, इसमें जो है अभी मैंने डिस्कस करा था आपसे, डीएनए के जो बेसेस हैं, डीएनए के जो बेसेस हैं, क्या क्या हैं बेसेस, साइटोसाइन, ठीक है, साइटोसाइन हो गया, थाइमाइन हो गया, और आपका यूरासिल जो, और एडिनाइन और गुआनाइन, ठीक है। ये सारे ये चार बेसेस जो हैं, जैसे इसका जो ट्रांसक्रिप्शन होता है एटी और जीसी होता है, ठीक है,
इस तरीके से चेन में जब ये एडिनाइन जो है थायमीन से होता है और गुआनाइन जो है साइटोसाइन से होता है। ठीक, तो कौन सा इसमें ऑप्शन, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि डीएनए में कौन सा बेसिस दे देगा आपको, तो पूछेगा कि डीएनए में कौन सा नहीं है, तो इसमें यूरासिल नहीं होता है। यूरासिल किस में होता है? आरएनए में होता है। ठीक है, ये भी आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन इससे भी बनता है। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस प्रेजेंट इन डीएनए बट एब्सेंट इनटू आरएनए ईच। तो मैंने अभी बोला था आपको, ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या होता है। देखो, मैंने अभी इस कोड से याद करो, ATGC डीएनए का है, तो एडेनिन भी होगा भी प्रेजेंट, ठीक है, थायमीन भी होगा, गुआनिन भी होगा, साइटोसाइन भी होगा। साइटोसाइन है, थायमीन है, गुआनिन है, तो यूरासिल नहीं है। द बेस प्रेजेंट इनटू डीएनए बट एब्सेंट इनटू आरएनए। आरएनए में एब्सेंट बोल रहा है, तो सॉरी, ये क्वेश्चन अगर ऐसा होता है ना, आरएनए में जो प्रेजेंट है और डीएनए में नहीं है, तो तब तो यूरासिल हो जाता है। लेकिन अभी पूछ रहा है तो इनटू डीएनए एब्सेंट कौन सा है इसमें से एक एब्सेंट है। देखो, अब आरएनए के बेसिस भी याद हो जाएंगे इस क्वेश्चन से। तो आरएनए में क्या होता है? यूरासिल होता है एक, ठीक है, यूरासिल हो गया। और एब्सेंट वाला जो है इसका थायमीन नहीं होता है उसमें, ठीक है। इसका सही उत्तर है तो पहले बी है, ठीक है। यूरासिल होता है, गुआनिन होता है, और साइटोसाइन होता है, और आपका एडिनाइन होता है, ठीक है। तो वहाँ कैसे करता है? ACGU से करता है, ठीक है। इस तरीके का ट्रांसक्रिप्शन होता है उसमें। तो जो बेसिस जो प्रेजेंट हैं हमारे आरएनए में कौन कौन से हैं? यूरासिल हो गया, साइटोसाइन हो गया, गुआनिन हो गया, और आपका एडिनाइन हो गया, ठीक। ओनली थायमीन जो है नहीं होता है, ठीक। और वहाँ डीएनए में कौन सा नहीं होता? यूरासिल नहीं होता। तो ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको जरूर याद कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिनाइन इन डीएनए स्ट्रक्चर पेयर्स विथ। तो मैंने अभी पेयरिंग का भी बता दिया था आपको, रिपीटेड सेम वही क्वेश्चन है, आपका रिवीजन हो जा रहा है, ठीक है। तो एडिनाइन क्या होता है? ATGC ए एडिनाइन इज पेयरिंग विथ थायमीन, ठीक है। तो एडिनाइन जो है किससे होता है? थायमीन से होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लॉन्ग कंटिन्यूस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए दैट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो कौन सा है इसका सही उत्तर? हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो क्रोमोजोम्स होता है, ठीक है। क्रोमोजोम्स में ही डीएनए होता है, और ये दोनों कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन नॉर्मल ह्यूमन सेल। नॉर्मल ह्यूमन सेल्स में कितने होते हैं? 23 पेयर होता है। 23 पेयर का मतलब 46 हो गया, ठीक है। उसमें से 22 पेयर जो है होमोजीनस होते हैं, और 23rd जो पेयर होता है वो हेट्रोजीनस होता है। हेट्रोजीनस मीन्स ये जो है मेल्स में XY होगा, और फीमेल्स में क्या हो जाएगा? फीमेल में हो जाएगा XX, ठीक है। ये भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन सेल कंटेन हाउ मनी जीन्स। तो कितने जीन्स होते हैं ह्यूमन सेल्स में, ये पता होना चाहिए। तो इसका नंबर पूछा है तो 1 लाख होते हैं, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। अब यदि ये कोई अगर उसमें चेंजेस होते हैं तो ये कम बढ़ जाता है, लेकिन ये होता है एवरेज 1 लाख, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर इज अकम्प्लिश्ड बाय। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को वहाँ कैसे जाती है? वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन, तो ये जाती है डीएनए, क्योंकि डीएनए में ही क्या होता है? कोड होता है, जेनेटिक कोड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर हेल्ड टुगेदर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो डीएनए जो है आपस में जो मॉलिक्यूल है वो किस तरीके से जुड़ा रहता है, कौन से बॉन्ड से? तो आपको ऑप्शन पढ़िए, कोवैलेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाइड्रोजन या वैन डर वाल्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड से वो जुड़े रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए डबल हेलिक्स इज मेंटेन्ड बाय। तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है ये भी पूछ देता है। तो डबल हेलिक्स होता है, ठीक है, डबल हेलिक्स होता है। तो ये किस तरीके से मेंटेन होता है? तो ये क्या है? अभी हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, उससे मेंटेन होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पिरामिडीन बेस प्रेजेंट इन डीएनए इज। तो अभी मैंने बेसिस के बारे में अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। पिरामिडीन जो है बेस कौन सा है इसमें? ये प्यूराइन होता है, ये पिरामिडीन होता है, ठीक है।
तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन देखिए आप, दो पिरामिडिन जो होता है थायमिन होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होता है, ठीक, पिरामिडिन, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन मैंने पिछले क्वेश्चन में दे दिया है इसका, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन पहले। द प्यूराइन बेस फाउंड इन आरएनए एंड डीएनए इज, प्यूराइन बेस जो है आरएनए और डीएनए में कौन सा है? अभी मैंने इससे पहले पिरामिडिन की बात करी थी, ठीक है। अब प्यूराइन बेस जो है कौन सा है जो दोनों में होता है, तो वो है एडिनाइन, ठीक, दोनों में है, ठीक है, एडिनाइन। और यूरासिल तो होता नहीं है। थायमिन भी, ये वाला ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि भाई ये आपका ये आरएनए में है और ये डीएनए में है, ठीक है। तो एक मायोग्लोबिन तो होता नहीं है कोई बेस, तो ऑप्शन बचा ये एडिनाइन, ठीक है। तो ये दो चीज़ें याद रखने थे, प्यूराइन बेस जो है एडिनाइन होता है और पिरामिडिन जो बेस होता है वो हो जाता है आपका थायमाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग द डीएनए सीक्वेंस ऑफ ए जीन इनटू मैसेंजर आरएनए एमआरएनए इज कॉल्ड। तो देखो कुछ प्रोसेसेस होती हैं डीएनए की, उसमें जो जेनेटिक कोड को ट्रांसफ़र होता है, कॉपिंग होती है, ठीक है, तो उसके प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ये पूछ रहा है। तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो इसका सही उत्तर पहले तो आप लिख लीजिए, ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डीएनए सीक्वेंस ऑफ ए जीन इनटू, ये ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक। अब उसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ये फर्स्ट, अब ऐसे भी पूछ सकता है, फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस का फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है, तो दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि द सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए, यानी एमआरएनए, जो डेफिनेशन दे रही है, एमआरएनए मॉलिक्यूल जो है मॉलिक्यूल का जो है इसकी कॉपी हो जाती है डीएनए, ठीक है, डीएनए जीन में, ठीक। और ये जो है कहाँ पर टेक प्लेस होता है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस, ये न्यूक्लियस में होती है, क्योंकि न्यूक्लियस में ही डीएनए है और वहीं जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही ये एमआरएनए, ठीक है, मैसेंजर आरएनए, उसके बाद क्या करता है, राइबोसोम्स की ओर ट्रैवल करके साइटोप्लाज्म में मिलता है, ठीक है। और राइबोसोम्स में क्या होता है, इसका और सिंथेसिस होता है, इस तरीके से कॉपीज़ इस तरीके से बनते रहते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच मोड ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र यूजुअली डज नॉट अकर, तो कौन सा अकर नहीं होता है इसमें से, तो ऑप्शन देखिए आप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सी ऑप्शन है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है डीएनए टू प्रोटीन नहीं होता है, ठीक है। ये नेबर अकर, ठीक है, नेवर अकर, ठीक। और पहले प्रोटीन सिंथेसिस के लिए तो फर्स्ट क्या होता है, डीएनए का जो सिंथेसिस होता है किससे होता है, एमआरएनए, फिर जाके होता है एमआरएनए का कहाँ होता है, राइबोसोम्स में होता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने बोला, पहले मैंने क्या बोला आपको, न्यूक्लियस में होता है डीएनए मौजूद, तो डीएनए में क्या होता है, एमआरएनए की कॉपी बनी, एमआरएनए के फिर ये जाएगा आपके राइबोसोम्स के पास, जहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है, उसके बाद ये कॉपीज़ क्रिएट करेंगे, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और डीएनए टू डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है, डीएनए टू आरएनए होता है, ऑल वर्किंग सेल्स में होता है, लेकिन डीएनए टू प्रोटीन का नहीं होता है, ठीक है। डीएनए टू प्रोटीन का नहीं होगा, किसका होगा, ये होगा एमआरएनए का प्रोटीन में, ठीक, इस तरीके से होता है, ठीक। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मेडिकल डिसऑर्डर रिजल्टिंग फ्रॉम म्यूटेशन इन द डीएनए रिपेयर सिस्टम इज, तो डीएनए रिपेयर सिस्टम में जैसे कभी कभी कॉपी, जैसे फोटो कॉपी होती है, कभी कभी वो साफ़ नहीं आता है, ठीक है। तो उसी तरीके से डीएनए की कॉपी कभी कभी ढंग से नहीं हो पाती है, तो उसमें उस प्रोसेस, वो जो वहाँ पर जो गलती हुई है, जो मिस्टेक हुई है, उसको क्या बोलते हैं, ब्लूम सिंड्रोम बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ब्लूम सिंड्रोम, ये टर्म याद रखिए। तो इससे से क्या होता है, हमारे कॉन्जेनाइटल जो डिफेक्ट हैं, ठीक है, वो आ जाते हैं, ठीक है। जैसे जितने भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीजेज हैं, ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीजेज हैं, ठीक, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी हैं, ठीक है, ये सब ब्लूमिंग सिंड्रोम या डीएनए के जो रिपेयर, जो कॉपिंग है उसमें, उसके कारण होती है, ठीक।
तो इसमें क्या हो जाता है कि आपका फेशियल में रैसेज होंगी, इम्यून सिस्टम जो है डेफिशिएंट होगा, ड्वार्फिज्म होगा, ये साइन सिम्टम है इस सिंड्रोम के। और ह्यूमन ये जो सेल्स हैं सेंसिटिव होते हैं डीएनए डैमेजिंग एजेंट्स, और इसमें ये जो डीएनए का जो डैमेजिंग है किसके कारण रुका होता है, यूवी रेज के कारण। अगर कोई एक्सपोजर हुआ है तो उसके कारण ये जो कॉपिंग है डीएनए की वो अवरुद्ध हो जाती है, ठीक है। तो उसके कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटो इम्यून डिजीज़। तो ऑटो इम्यून डिजीज़ कौन सा नहीं है, इसमें से एक ऑप्शन मिसिंग है। तो इसमें एक ऑप्शन जो है पहला में था आपका, ए ऑप्शन में है, मैं लिख दे रहा हूँ SLE, ठीक है। तो इसमें से कौन सा नहीं है, आपको पता है SLE भी है ऑटो इम्यून डिजीज़, ठीक है। रिमेटिक आर्थराइटिस भी है, ठीक, और स्क्लेरोसिस भी है। सिफिलिस नहीं है। सिफिलिस किससे होता है, ट्रैपोनीमा पैलोडियम से होता है, ठीक है। दिस इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। बाकी सारे जो हैं वो हैं। इसके अलावा भी और भी होते हैं आपके जो डिजीज़ हैं ऑटोइम्यून डिजीज़ में। और कौन कौन से डिजीज़ आती हैं, एक तो SLE हो गया, ठीक है, SLE आता है, ठीक है। रिमेटॉइड RA आता है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस। उसके अलावा आपका आता है रिमेटॉइड फीवर हो गया, RF हो गया, और मल्टीपल स्क्लेरोसिस MS, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया, ठीक, मिस्थेनिया ग्रेविस, मिस्थेनिया MG, मिस्थेनिया ग्रेविस, ठीक, क्रोनिक थायरोइडाइटिस हो गया। ये सारे जो हैं वो आता है। उसके अलावा ग्रेव्स डिजीज़ और आपका रेटर्स सिंड्रोम, ठीक है, रेटर्स सिंड्रोम। तो ये सारे जो हैं ऑटोइम्यून डिजीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये कैटेगरी। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि विच अमंग दीज ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑटोइम्यून डिजीज़। तो आपको पता होना चाहिए ग्रेव्स डिजीज़ है, SLE है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, रिमेटॉइड फीवर, मिस्थेनिया ग्रेविस हो गया, ठीक है, और ये आपका रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, ठीक है। ये सारे रेटर्स सिंड्रोम हो गया, ठीक, क्रोनिक थायरोइडाइटिस हो गया, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया। ये सारे हैं आपके SLE जो ऑटोइम्यून डिजीज़ के एग्जाम्पल, ठीक। ऑटोइम्यून डिजीज़ किसके कारण होता है, DNA में उसका प्रॉपर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। ये मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। क्यों नहीं होता, क्योंकि कोई एक्सपोजर हो सकता है यूवी रेज का, फोटोकॉपी जैसे कॉपी होती है उसकी कॉपी प्रॉपर नहीं बन पाती, ठीक है। इस कारण जो है ऑटोइम्यून डिजीज़ हो जाते हैं, ठीक है। और बर्थ डिफेक्ट, जेनेटिक क्रोमोसोमल डिफेक्ट, ये सारे इसी के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेशेंट एडमिटेड विद एन ऑटोइम्यून डिजीज आस्क द नर्स व्हाट इट मीन्स। तो इसकी डेफिनेशन पूछ रहा है ऑटोइम्यून डिजीज होते क्या है। तो ये देख लीजिए आप ढंग से क्वेश्चन। तो ये क्या है, आप इसका ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका सही हो जाएगा, आपका पढ़ लीजिए इसको। तो इसका डी, इम्यून सेल्स एंड अनएबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड नॉट सेल्फ, ठीक। तो ऑटो इम्यून डिजीज यानी हमारा बॉडी का जो सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, वो क्या है, अपनी ही बॉडी के सेल्स को एनिमी सेल्स मानने लग जाता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, अपनी बॉडी की सेल्स के खिलाफ जो है एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन करने लग जाता है। इस कारण क्या होता है, सेल डिस्ट्रक्शन हो जाती है और बॉडी का जो फंक्शन है इम्पेयर हो जाता है, और अल्टीमेटली डिजीज़ कॉज हो जाती है और हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन फीचर ऑफ SLE। तो सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथेमेटस, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, ये भी पता होना चाहिए। तो SLE का जो मेन वो है क्या है सिम्टम, रेड रैसेस ओवर चीक्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें इसके अलावा ये क्या है, एक क्रोनिक ऑटोइम्यून डिजीज़ है, ठीक है। और किसकी डिजीज़ है, कौन से सिस्टम की है, तो ये कनेक्टिव टिश्यूज़ की होती है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू की होती है। इसमें क्या होता है, मल्टीपल ऑर्गन्स होते हैं, मल्टीपल ऑर्गन्स, ठीक, और सिस्टम्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। और ये जो है कौन से शब्द से लिया गया है, ठीक है। तो इरिथेमेटस, जो इसका फुल फॉर्म जो इरिथेमेटस का मतलब होता है, इरिथेमेटस का मतलब होता है रेडनेस, ठीक है, या रेड, ठीक, उससे होता है। तो इससे क्या होता है कि रैसेज हो जाते हैं ओवर नोज़ और चीक्स में रैसेज हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो डिजीज़ है SLE, ये किस में ज़्यादा देखी जाती है, ये देखी जाती है वुमेन में, स्पेशली जो कि चाइल्ड बियरिंग एज की हैं। तो चाइल्ड बियरिंग एज आपको पता होनी चाहिए 15 to 45 ईयर्स होती है, ठीक है। तो उसमें ये रेशियो सबसे ज़्यादा देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
डिजीज इज मोस्ट प्रिवलेंट इन वुमेन रेशियो, ये मैंने आपको बता दिया था। चाइल्ड बियरिंग एज में जो है इसका सबसे ज़्यादा होता है। और ये क्वेश्चन भी पूछ रहा है, ठीक है, एसएलई किसकी डिजीज़ है पूछ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर लिखेंगे हम, क्वेश्चन ये है, ठीक। एसएलई इज ए डिजीज ऑफ बोन्स, इरेथ्रोसाइट्स, कनेक्टिव टिश्यूज या जॉइंट्स। तो मैंने आपको बोल दिया कनेक्टिव टिश्यूज़ की होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ सिस्टेमिक एडेमस ल्यूपस, ठीक है। ऐसा लिखा क्या है, फैटिक, फीवर, वेट लॉस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सुपरफिशियल लीजन ओवर चीक एंड नोज। मैंने अभी अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था। तो इसका जो होता है सुपरफिशियल लीजन हो जाते हैं चीक और नोज में, ठीक है। स्पेशली चाइल्ड बियरिंग एज में वुमेन्स को ज़्यादा होता है। और ये क्या है, ऑटोइम्यून डिजीज़ है कनेक्टिव टिश्यूज़ का। इतनी बार रिपीट कर रहा हूँ तो दिमाग में बैठ जाएगा आपके अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट है मार्फन सिंड्रोम इज ए डिसऑर्डर ऑफ, मार्फन सिंड्रोम इज ए डिसऑर्डर ऑफ नर्व टिश्यू, एपिथेलियल, कनेक्टिव टिश्यू या आपका सीएनएस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कनेक्टिव टिश्यूज़ की ये एक डिजीज़ है, ठीक है। और ये क्या होता है इसमें कि ये हेरिडिटरी होती है, ठीक है, हेरिडिटरी होती है, बाय बर्थ होती है, ठीक है। और ये कनेक्टिव टिश्यूज़ का डीजनरेशन हो जाता है इसमें, डीजनरेशन, ठीक है। जिसमें कि कनेक्टिव टिश्यूज़ में आपके क्या आ गए, बोन्स हो गया, मसल्स हो गया, ठीक है, लिगामेंट्स, ये सारे जो कनेक्शन बनाते हैं बॉडी में, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि एक इसका हमारा एक जीन मिसिंग हो जाता है, जिसको फाइब्रिलिन बोलते हैं, फाइब्रिलिन 1 जो जीन है वो मिसिंग हो जाता है, ठीक है। इस कारण जो है मार्फन सिंड्रोम हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर टिश्यूज इज टर्म्ड एज, जो 2 और 2 से ज़्यादा स्ट्रक्चर टिश्यूज़ के बना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है, टिश्यूज़ किससे बनते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स से बनते हैं, ठीक है। सेल अगर 2 सेल मिलेंगी तो ये टिश्यूज़ बनाएंगी, ठीक है। और टिश्यू क्या हैं, सिमिलर टाइप के सेल्स हैं जिनका फंक्शन कॉमन है, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर टिश्यूज़ अगर 2 टिश्यू प्लस टिश्यू हो गया तो ये क्या बनाएगा, टिश्यू से क्या बनता है आपका, ये बनता है ऑर्गन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और ऑर्गन से मिलेंगे क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। इस तरीके से ये आपको पता होना चाहिए सेल से लेकर ऑर्गन सिस्टम तक कैसे बनता है, ठीक। और हर एक ऑर्गन सिस्टम का पर्टिकुलर फंक्शन होता है, उसमें बहुत सारे सेल्स आपके टिश्यूज इन्वॉल्व रहते हैं, तब जाके वो बॉडी वर्क कर पाती है अच्छे से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द टिश्यू विच इज़ वाइडली एंड अबेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ह्यूमन बॉडी। तो कौन सी है सबसे ज़्यादा जो टिश्यू होती है वो होती है कनेक्टिव टिश्यू। अब एक इसमें एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, और तो क्या है, स्किन है, ठीक है। और लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है, लीवर है, ठीक है। और यहाँ पर पूछा है लार्जेस्ट जो सबसे ज़्यादा टिश्यू जो है वो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज आर द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी। तो मोस्ट अबंडेंट टिश्यू कौन सी है इसमें से आप बताइए। तो एपिथेलियल है, कनेक्टिव है, मसल है, नर्वस है, ठीक है। तो अभी मैंने डिस्कस किया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा कनेक्टिव, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यूज में क्या आ गया, ब्लड आ गया, बोन्स आ गए, ठीक है, लिगामेंट्स, मसल्स, ये सारे कनेक्टिव टिश्यूज को फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल लेयर ऑफ सेल्स। तो सेवरल लेयर्स किसके उसमें होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए आप, सिंपल, स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड, कॉलमनर, और ये सब एक और होता है ग्लैंडुलर, ठीक है। ये किसके टाइप्स हैं, एपिथेलियल सेल्स के 5 टाइप्स होते हैं, तो उसमें से ग्लैंडुलर भी है एक, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या है, ये हो जाएगा स्ट्रेटिफाइड में, ठीक है। तो एपिथेलियम सेल जिसमें कि मल्टीपल लेयर्स होती हैं वो हो जाता है स्ट्रेटिफाइड, ठीक है, मल्टीपल लेयर्स। और उनको हम इस टाइप की लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर जो होती है, इसको क्या बोलते हैं, लेमिनार स्ट्रक्चर, ठीक है। लेमिनेटेड एपिथेलियम दूसरा नाम होता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का, ये भी याद रखिए। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू का दूसरा नाम क्या है, लेमिनेटेड एपिथेलियम टिश्यू, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, स्टेटमेंट पढ़िए पहले, ठीक है। तो स्टेटमेंट आपके हैं,
स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स आर क्यूब शेप्ड, ठीक है, ये सही है। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, सिंगल लेयर्स होती है स्ट्रेटिफाइड में, यस ये भी सही है। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडियल एपिथेलियम हैज़ मैनी लेयर्स ऑफ सेल्स, नो ये नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये इनकरेक्ट है। और सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम हैज़ फ्लैट स्केल लाइक सेल्स, ये सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि क्या है, ट्रू है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने गलत पढ़ दिया था, इसमें क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, ये देखिए बारा, क्वेश्चन में पूछ रहा है स्टेटमेंट ट्रू कौन सा है, ट्रू पूछ रहा है। ठीक है, तो स्क्वेमस एपिथेलियल आर क्यूब शेप, नो। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, नो। ठीक है, अभी पढ़ा था लैमिनर स्ट्रक्चर होता है, तो लेयर बाय लेयर, तो सिंगल कैसे हो जाएगा भाई, ये वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जरूर रीड कर लीजिए अच्छे से कि क्या पूछा है, ट्रू स्टेटमेंट पूछा है। तो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडियल एपिथेलियम हैज़ मैनी लेयर्स ऑफ सेल, ये सही है। मैनी लेयर कैसे हैं, क्योंकि लैमिनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो लेयर्स ज़्यादा हैं। ठीक है, डी है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम हैज़ फ्लैट स्केल लाइक सेल्स, ये नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी है ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ट्रोपोमायोसिन इन द मस्कुलर फाइबर इज ए डैश प्रोटीन, तो ट्रोपोमायोसिन कौन सा प्रोटीन है। ठीक है, तो आपको इसका आंसर करना है कॉन्ट्रेक्टाइल एंकरिंग स्ट्रक्चर रेगुलेटरी, तो ये एक रेगुलेटरी प्रोटीन है। ठीक है, मसल फाइबर में अलग अलग टाइप के प्रोटीन होते हैं। ठीक है, जो कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन और जितनी भी मसल की एक्टिविटी होती है वो करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो इसमें ट्रोपोमायोसिन क्या है, कौन सा टाइप का है, ये है रेगुलेटरी टाइप का प्रोटीन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। skeletal muscles under microscope have cross striation formed by dark and light bands, the dark bands are formed by the dash protein। तो मैंने बोला अभी मसल्स में अलग अलग टाइप के प्रोटीन होते हैं, तो डार्क बैंड जो बनाता है वो कौन सा प्रोटीन बनाता है, एक्टिन, मायोसिन, कोरोनिन या मायोसिन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मायोसिन। ठीक है, ये डार्क बैंड्स जो हैं कौन से प्रोटीन की वजह से होते हैं, मायोसिन। अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको इस टाइप के ये डार्क बैंड दिखेंगे, फिर इस टाइप के स्ट्रक्चर दिखता है, तो उसको मायोसिन बोलते हैं। ठीक है, इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन इज, मसल कॉन्ट्रैक्शन को जब हम कोई अपना हाथ जो है अपने पास में लाते हैं फिर उसको छोड़ते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है ना मसल, तो इसमें कौन सा जो सोर्स कहाँ से मिलती है, तो मिलती है एटीपी से। ठीक है, मैंने बोला था एटीपी मॉलिक्यूल्स एनर्जी का सोर्स है हर किसी बॉडी की एक्टिविटी के लिए। ठीक है, तो एटीपी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट एच जोन ऑफ सार्कोमा। ठीक है, तो एच जोन ऑफ सार्कोमा के बारे में कौन सा ये सही है, तो ये सार्कोमीर, तो ये जो भी आपके जो ये ऑप्शन देखिए, इट कंटेन्स दिस thin filament only side by side, it contains thick and thin filament lying, it is devoid or thick or thin filaments, it contains thick filaments only। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, थिक फिलामेंट्स होते हैं सार्कोमियर में। ठीक है, और जो सार्कोमियर होता है वो क्या होता है, तो जो सार्कोमियर जो होता है ये क्या होती है, बेसिक जो है, जो ये नाम जो टर्म आ रहा है इसको क्या ये क्या होती है, बेसिक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होती है किसकी, स्टेटेड और कार्डियक मसल्स की। ठीक है, अपने मसल टाइप पढ़े होंगे, स्टेटेड होती है, अनस्टेटेड होती है और कार्डियक होती है, तो इनकी जो कॉन्ट्रैक्शन वगैरह करता है तो सार्कोमीर करता है। ठीक है, ये टाइप का मतलब क्या होता है कि थिक फिलामेंट होते हैं इसमें और थिन फिलामेंट भी होते हैं और जाइंट प्रोटीन, ये मैस होता है मतलब जाल टाइप का होता है, उसमें अलग अलग टाइप के होते हैं। तो इसमें जो है इसमें थिक फिलामेंट होते हैं एच जोन में। ठीक है, वैसे तो थिन भी होते हैं इसमें। ठीक है, और आपका थिक भी होता है और जाइंट प्रोटीन, टाइटिन प्रोटीन होता है इसमें। तो सार्कोमीर में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, टाइटिन होता है। ठीक है, अलग अलग टाइप के हमने प्रोटीन पढ़े हैं, तो ये इस टाइप से इसका फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सार्कोमीर रिफर टू दैट portion of the myofibril between A and H band, A and Z band, and नेक्स्ट ऑप्शन पढ़िए आप, तो ये कौन से बैंड में आता है ये पूछ रहा है। ठीक है,
तो इसका जो ऑप्शन है सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप देखिए इसको। तो इसका जो है सार्कोमी, तो ये कौन सा पोर्शन होता है आपका, 2Z बैंड वाला होता है, ठीक है, उसके बीच में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर कार्डियक मसल्स। तो कार्डियक मसल्स की मेन सोर्स ऑफ एनर्जी का ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था इसमें आपने देखा होगा कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है, फैट होती है। किसके लिए, कार्डियक मसल्स के लिए फैटी जो है एसिड्स होते हैं मेन सोर्स, जो कि कार्डियक मसल्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कीटोन बॉडीज एंड लैक्टेट भी सर्व करते हैं, लेकिन हार्ट मसल्स जो है क्या कंज्यूम करते हैं, एसीटेट जो है कंज्यूम होता है, ठीक है। तो उसी को जो है वो मिलती है, ठीक है। तो ग्लूकोज यहाँ पर इसलिए प्रेफरेंस में नहीं है क्योंकि देखो क्या होता है कि ग्लाइकोजन स्टोर नहीं होता है वहाँ पर हार्ट मसल्स में, ठीक है, इसलिए मसल जो रहती है, ठीक है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा फैट जो है कार्डियक मसल्स को वो करती हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हेन ए मसल रिलैक्सेस विच ऑफ फॉलोइंग अकर्स। तो मसल रिलैक्सेशन में क्या फ़र्क होता है, तो आप देखिए इसको। तो ऑप्शन देखिए, ऑल एटीपी इज यूज्ड, all ATP is used, the acting binding sites are saturated, the nerve stimulus is forceful, the nerve stimulus is removed। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नर्व स्टिमुलस इज रिमूव्ड व्हेन ए मसल इज रिलैक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ मसल्स क्या क्या हैं, स्टेटेड होती है, नॉन स्टेटेड होती है और कार्डियो होती है। तो ऑप्शन नंबर डी है सही। मसल्स जो है ऑल 3 टाइप्स के होते हैं, तो 3 को 3 मेंशन है, ठीक है। लार्जेस्ट स्मूथ मसल ऑफ द बॉडी, लार्जेस्ट मसल्स किस में होती है, तो स्मूथ मसल्स की बात कर रहा है तो ये होती हैं स्टोमक में, ठीक है। तो स्मूथ मसल्स की डेफिनेशन आपको पता होगी कि स्मूथ मसल्स किसे बोलते हैं। तो मसल्स जो कि लैक करते हैं क्रॉस स्ट्रेशन ऑन इट्स फाइबर्स एंड वर्क इनवॉलंटरी, उसको बोलते हैं स्मूथ मसल, ठीक है। स्मूथ मसल्स की क्या क्वालिटी है, इसमें क्या है, स्ट्रेशन यानी धारियाँ नहीं होती, ठीक है, इसमें स्ट्रेशंस नहीं होते हैं, और इसको जो है इनवॉलंटरी ये काम करती है, ठीक है, इनवॉलंटरी होती है, ठीक, उसे स्मूथ मसल बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है ये भी याद होना चाहिए। स्मूथ मसल्स आपकी पाई जाती हैं आपके जितने भी विसेरल ऑर्गन है, विसेरल ऑर्गन मतलब जो कि कैविटी के अंदर होते हैं, ठीक है, जैसे स्टोमक हो गया, लीवर हो गया, और इंटेस्टाइन हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, यूट्रस हो गया, सारे, ठीक। तो ये सब होता है इसमें। और कुछ फैक्ट और नोट कर लीजिए, जैसे कि रेक्टस एब्डोमिनस होता है, ठीक है, रेक्टस एब्डोमिनस होता है, एक है लॉन्गेस्ट स्मूथ मसल है, ठीक है। यहाँ लार्जेस्ट पूछा है तो स्टोमक होगी, लॉन्गेस्ट पूछ सकता है, लॉन्गेस्ट स्मूथ मसल कौन सी है, तो वह है आपकी रेक्टस एब्डोमिनस, ठीक है, एब्डोमिनस, ठीक, ये लॉन्गेस्ट होगी। उसके अलावा अगर हम ये उसकी बात करें मसल्स की, ठीक है, और सार्टोरियस क्या है, लॉन्गेस्ट स्केलेटल मसल है, ठीक है, सार्टोरियस क्या है, लॉन्गेस्ट ये क्या है, स्केलेटल मसल है, ठीक है। और उसी के अलावा फीमर, ह्यूमरस एंड स्कोपुला फाउंड इन स्केलेटल मसल, ये जो है बाकी जो ऑप्शन दे रखे हैं, फीमर हो गया, ह्यूमरस हो गया, स्कोपुला हो गया, ये तीनों जो है स्केलेटल मसल्स के पार्ट हैं, ठीक है, स्केलेटल मसल्स के, और स्मूथ मसल्स की नहीं है, ठीक है। और जो है स्मूथ मसल लार्जेस्ट मैंने बता दिया आपको, स्टोमक में होती है, और लॉन्गेस्ट यहाँ पर बता दी है, और इसके अलावा लॉन्गेस्ट जो है स्केलेटल मसल भी मैंने आपको बता दी है, वो क्या होती है, लॉन्गेस्ट स्केलेटल मसल होती है आपकी फीमर में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स हैव इनवॉल्यूंटरी मसल्स एक्सेप्ट। इनवॉल्यूंटरी मसल्स होती हैं किसके पास नहीं होती हैं, ठीक है, तो स्केलेटल मसल्स के पास नहीं होती हैं, ठीक है। स्मूथ मसल है ये भी, और हार्ट का आपको पता है कार्डियक मसल्स होते हैं यहाँ पर, तो ये इनवॉल्यूंटरी होती है, ये भी इनवॉल्यूंटरी, ओनली स्केलेटल जो है ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि वॉलंटरी होती हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, टाइप ऑफ मसल फाउंड इन विसेरल ऑर्गन एंड ब्लड वेसल। अभी मैंने ऊपर डेफिनेशन बोली थी, विसेरल ऑर्गन ब्लड वेसल्स में कौन सी होती हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं। स्मूथ मसल्स की क्या क्वालिटी बताई थी मैंने, ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपके
क्रॉस स्टेशन नहीं होता है इसमें, यानी नॉन स्टेटेड होते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं। तो ऑप्शन आप लगा लीजिए यहाँ पर से, तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, इनवॉलेंट्री होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ स्मूथ मसल इज टू क्रिएट हीट, प्रोपेल ब्लड इनटू सर्कुलेटरी सिस्टम, प्रोपेल फूड थ्रू जीआई ट्रैक्ट, या कुशनिंग ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है। स्मूथ मसल का क्या काम है, स्मूथ मसल का काम है आपका, सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या करता है, प्रोपेल फूड थ्रू जीआई ट्रैक्ट, क्योंकि स्मूथ मसल आपको पता है कहाँ पर पाई जाती हैं, स्टोमक में, इंटेस्टाइन में, विसेरल ऑर्गन में, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, प्रोपेल करती हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ लाइफ, लाइफ का क्या फीचर नहीं है, ग्रोथ, रिस्पॉन्सिवनेस, रिप्रोडक्शन या ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑर्गन सिस्टम इज नॉट ए फीचर ऑफ लाइफ। देखो लाइफ में ग्रोथ होगा, रिस्पॉन्सिवनेस होगी, रिप्रोडक्शन होगा, ऑर्गन सिस्टम इज नॉट है, क्योंकि जितने अदर ऑप्शन है आपको देखो बेसिक लाइफ प्रोसेस को बता रहे हैं, ठीक है। और जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो डिफ्रेंशिएट करता है इसमें ग्रोथ, रिस्पॉन्सिवनेस और रिप्रोडक्शन को, ठीक। और इसके अलावा जो आपको मैं कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, जो 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस होती हैं ह्यूमन बॉडी की, क्या क्या होती हैं नोट कर लीजिए। मेटाबॉलिज्म, ठीक है, मेटाबॉलिज्म होता है इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेस, जिसके कारण हमारे फूड और जो है एनर्जी प्रोवाइड होती है मेटाबॉलिज्म से, ठीक। और हमारे सेल्स ग्रो वगैरह करती हैं। उसके बाद है रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस दूसरे नंबर पर। फिर है मूवमेंट, देन है ग्रोथ, देन है डिफ्रेंशिएशन, देन है लास्ट वन इज रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये 6 प्रोसेस होती हैं। कौन कौन सी, डिफ्रेंशिएशन, रिप्रोडक्शन, ये मेटाबॉलिज्म, रिस्पॉन्सिवनेस, मूवमेंट और आपका ग्रोथ, ठीक है। ये 6 प्रोसेस हैं, ठीक। और इसके अलावा जो है, जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर हमारा जो बनता है, पहले सेल होती हैं, फिर टिश्यूज होती हैं, ठीक है, फिर होता है ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम होता है, ठीक है, फिर उसके बाद बॉडी, ठीक है। इस तरीके से हमारा चलता है, ठीक है। ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, ये भी याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग दीज विच इज नॉट ए नोबल गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन या फ्लोराइड। तो पता है आपको ग्रुप नंबर 18 के जो हैं वो सब नोबल गैसेस को बोलते हैं। तो इसमें नोबल गैस कौन सी नहीं है, तो इसमें का ये नोबल गैस को याद करना, हीना, नीना और करीना, जीते रहना। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है। तो हीना, नीना और करीना, जीते रहना, ये ठीक है ग्रुप 18 की नोबल गैस याद करनी, ठीक। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ठीक है। तो हीलियम है नोबल गैस, नियॉन भी है, आर्गन भी है। फ्लोराइड इन नॉट ए गैस, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फ्लोराइड क्या है, एक ये ग्रुप से 17 का है, ये क्या है, एक हैलोजन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिटोसिस इज ए कंडीशन ऑफ सेल ब्रेकडाउन, सेल डिवीजन विदाउट रिडक्शन, सेल डेथ, सेल डिवीजन विथ हाफ। तो आपको पता है मिटोसिस जो है और मायोसिस जो है 2 टाइप के सेल डिवीजन होते हैं बेसिकली, तो दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सेल डिवीजन विदाउट रिडक्शन, ठीक है, इसमें कोई रिडक्शन नहीं होता, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और फैक्ट भी हैं, वो भी नोट कर सकते हैं। मिटोसिस जो है एक टाइप का सेल डिवीजन है सोमेटिक सेल्स का। सोमेटिक सेल्स मींस बॉडी सेल्स का, बॉडी सेल्स में किसकी वजह से होता है, मिटोसिस। और अगर सेक्स जो सेल्स हैं उसका किस में होता है, मेयोसिस से, ठीक है। और इसमें क्या है, बॉडी सेल्स का जो होता है, क्योंकि इसमें कोई ब्रेकडाउन नहीं होता, तो इसका मतलब जितने n नंबर ऑफ जो पेरेंट सेल है, तो n नंबर ऑफ डॉटर सेल्स भी उतने ही होंगे, ठीक है। और इसमें भी सोएम नंबर 23 को पेयर्स होंगे, तो इसमें भी 23 पेयर्स होंगे, ठीक है। और मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस भी ध्यान से सुन लीजिए, ये भी सेल डिवीजन है, लेकिन ये किस में होता है, सेक्स सेल्स में होता है। सेक्स सेल्स मीन्स जैसे फीमेल है तो उसमें एग्स में होगा, और मेल है तो उसमें स्पर्म में होगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो डॉटर सेल हैं वो हाफ नंबर ऑफ करते हैं, जैसे वो पेरेंट में n है तो डॉटर सेल विल कैरी हाफ n, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, इसमें हैप्लॉइड नंबर में होते हैं, ठीक है। और क्रोमोसोम भी क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये चलता है, ठीक। डिफरेंसेस पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ए प्लेन दैट पासिस थ्रू द मिड लाइन ऑफ बॉडी एंड डिवाइडेड इनटू इक्वल राइट एंड लेफ्ट साइड। तो प्लेन भी होते हैं, बॉडी के अलग अलग प्लेन्स होते हैं, पता होगा आपको। तो इसको जो प्लेन्स, इसको जो कहते हैं हम, वो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम आपका पैरासैजिटल प्लेन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो 4 तरीके के प्लेन होते हैं, 4 प्लेन्स होते हैं, नोट कर सकते हैं आप और पता होना चाहिए। सबसे पहला होता है सैजिटल प्लेन, सैजिटल, ठीक है। तो ये वर्टिकल प्लेन भी बोलते हैं इसको, और लॉन्गिट्यूडल एक्सेस में करता है, यानी इस तरीके, जैसे बॉडी है तो इसको इस तरीके से डिवाइड करेगा सीधे, मतलब 2 हाफ में, ठीक है, लेफ्ट और राइट पार्ट में, ठीक। और इसी को हम मतलब जो है मिड सैजिटल जो है, सैजिटल इट मे बी मिड सैजिटल, यानी जो कि मिड लाइन ऑफ द बॉडी से पास होगा। पैरासैजिटल यानी जो कि मिड लाइन से पास नहीं कर रहा है, और अगर पैरासैजिटल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मिड लाइन से पास नहीं कर रहा तो अनइक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा लेफ्ट और राइट को, ठीक है। मिड लाइन से जा रहा है तो दोनों इक्वल पार्ट होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। तो इसमें क्या पूछा था, द प्लेन दैट पासिस थ्रू मिड एंड डिवाइड इट इनटू इक्वल राइट एंड लेफ्ट पार्ट। तो इसको बोलेंगे हम इक्वल में बांट रहे हैं ना, तो इसको बोलेंगे हम मिड सैजिटल बोलेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ना कि पैरासैजिटल तब होता है जब इसको क्या है इक्वल पार्ट में नहीं कर रहा है, ठीक है, मिड लाइन से पास नहीं हो रहा है, ठीक। और इसके अलावा और जो प्लेन है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और एक तो हो गया सैजिटल, तो आपने डिस्कस कर लिया। दूसरा होता है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स को बोलते हैं हम क्रॉस सेक्शनल, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल प्लेन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सुपीरियर और इन्फीरियर यानी उसमें डिवाइड होता है, ठीक। नेक्स्ट होता है एक फ्रंटल, फ्रंटल प्लेन भी होता है, ठीक है। फ्रंटल प्लेन को कोरोनल प्लेन भी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड होता है, ठीक है। और एक और होता है ऑब्लिक, ऑब्लिक प्लेन, ठीक है। ऑब्लिक प्लेन में क्या होता है, इट पास थ्रू द बॉडी और एन ऑर्गन एट एन ऑब्लिक एंगल। ये ऑब्लिक एंगल पर कोई प्रॉपर एक एंगल है उस पर ये पास हो रहा है, तो उस प्लेन को हम ऑब्लिक एंगल प्लेन बोलेंगे, ठीक। तो मैंने 4 टाइप के प्लेन बताए आपको। सबसे पहला था सैजिटल, सैजिटल में भी पैरा और मिड सैजिटल, पैरा सैजिटल और मिड सैजिटल, ठीक। दूसरा था ट्रांसवर्स, जो कि क्रॉस सेक्शनल होता है, जिसमें कि आपका जो है इन्फीरियर और सुपीरियर में जो डिवाइड होता है। तीसरा था आपका फ्रंटल प्लेन। फ्रंटल प्लेन में क्या होता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर में होता है, ठीक है, जिसे कोरोनल प्लेन भी बोलते हैं दूसरे नाम से। चौथा जो है ऑब्लिक प्लेन है, जो कि पर्टिकुलर एंगल पर होता है, ठीक है। ये प्लेन से याद होने चाहिए आपको, इससे आपकी बॉडी की जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स हैं उनको लर्न करने में आसानी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करेक्टरिस्टिक ऑफ इनैंशियोमियर इज, तो इनैंशियोमियर क्या होता है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए आप पहले। ऑप्शन ये है, ओनली दैट they are chemically identical, only that they are mirror image of each other, both A and B और none of these। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा A and B, ठीक है। तो इनैंशियोमर क्या है, ये एक पेयर होता है आइसोमर्स का, जिसमें कि मिरर इमेज और वो सामने, जैसे ये यहाँ दिख रहा है, अगर हम इसको शीशे में देखेंगे तो यहाँ भी यही होगा। तो ये इसका इनैंशियोमर हो गया, ठीक है, मतलब एक टाइप की कॉपी होगी, ठीक। तो इसका जैसे आइडेंटिकल रहेंगे, इनैंशियोमर का प्रॉपर्टी है कि केमिकल कंपोजिशन इनकी बराबर रहेगी, ठीक है। और जो भी अदर जो करेक्टरिस्टिक जो इसमें मौजूद होगा वही इसमें भी होगा, ठीक है। तो केमिकली आइडेंटिकल होंगे और मिरर इमेज भी जो है मिरर इमेज होगी दोनों की, ठीक है। तो ये होता है, ठीक। तो इनैंशियोमर बेसिकली होता है क्या है, ये पेयर है आइसोमर्स का। आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनका स्ट्रक्चर जो है सेम होता है, ठीक, सेम स्ट्रक्चर जिनका सेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट बाय एन अल्कली इज नोन एज। तो फैट का हाइड्रोलिसिस एल्कली से, इसको क्या बोलते हैं हम, सपोनिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। सपोनिफिकेशन क्या है, एक प्रक्रिया है जिसके कारण सोप की फॉर्मेशन होती है, और इसमें हम हाइड्रोलिसिस करते हैं। कोई फैट है उसको एल्कली से पास करके, ठीक है, और उससे क्या होता है, सोप तैयार होता है, ठीक। स्टरीफिकेशन भी एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें अल्कोहल और ये एसिड मिलते हैं और ये ब्यूटीफुल मतलब फ्रेगनेंटिक कोई सुगंधित टाइप का कोई सब्सटेंस क्रिएट होता है, ठीक है। इमल्सिफिकेशन और ये पर ऑक्सीजन सब केमिकल ही केमिस्ट्री के टर्म्स हैं, ठीक है। तो यहाँ वो डिस्कस नहीं करेंगे हम। व्हाट इज़ द ऑब्जर्वेशन ऑफ द नेकेड आई टू स्टडी
टू डिजीज स्टडीज कॉल्ड, तो ठीक है कोई स्टडी कर रहे हैं अपने नेकेड आइज से, तो उस स्टडी को क्या कहेंगे, ठीक है। तो उसकी आप ऑप्शन देख लीजिए, इसको बोलते हैं हम ग्रॉस पैथोलॉजी, ठीक है। ग्रॉस पैथोलॉजी क्या होती है, मैक्रोस्कोपिक मैनिफेस्टेशन होती है कोई डिजीज़ ऑर्गन में या टिश्यूज़ में दैट कैन बी सीन बाय नेकेड आई, यानी जैसे कोई बाहर से कोई सर में किसी का ट्यूमर हो रहा है तो ये बाहर से नेकेड आई से दिख सकता है ना हमको आराम से, लेकिन अगर वही ट्यूमर अगर स्टोमक में हो रहा है, ब्रेन में हो रहा है, तो वो नहीं दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा नेकेड आई से जो होता है ग्रॉस पैथोलॉजी में आता है, ठीक है। और इसके अलावा नेक्स्ट जो और टर्म्स है क्लिनिकल पैथोलॉजी भी पता होना चाहिए। तो क्लिनिकल ऐसे जिसमें क्लिनिकल नाम आ गया, यानी लैब और क्लिनिकल एनालिसिस करेंगे तो और डायग्नोसिस निकालेंगे कि हाँ इसको ये ट्यूमर है या ये डिजीज़ है, उसको क्लिनिकल पैथोलॉजी बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी, यानी जो कि आर्टिफिशियली हम कोई चीज़ हम जैसे कोई एनिमल्स या रैट्स वगैरह यूज़ करते हैं ना एक्सपेरिमेंट के लिए, तो उनमें कोई ट्रायल चल रहा है तो उसके थ्रू जो चीज़ें डिजीज़ हम स्टडी कर रहे हैं उसको हम एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। मॉलिक्यूलर क्या होता है, ये मॉलिक्यूल्स की स्टडीज़ में ये भी माइक्रोस्कोप में की जाएगी, ठीक। तो इस तरीके से सारे आपको क्लियर कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजिकल बैरियर्स इंक्लूड ऑल द एक्सेप्ट, तो इसमें बायोलॉजिकल बैरियर्स में कौन कौन से हैं, रीनल ट्यूब्यूल्स, सेल मेम्ब्रेन, कैपिलरी वॉल्स या प्लेसेंटा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रीनल ट्यूब्यूल्स, ठीक है। बायोलॉजिकल बैरियर इंक्लूड ऑल द एक्सेप्ट, तो रीनल ट्यूब्यूल्स में बायोलॉजिकल बैरियर्स नहीं है। सेल मेम्ब्रेन भी बायोलॉजिकल बैरियर का काम करती है, ये भी क्या है, किसको मतलब मेम्ब्रेन क्या है, इन एंड आउट, सेल के अंदर कौन सा जाएगा कौन सा बाहर रहेगा वो डिसाइड करती है। कैपिलरी वही, प्लेसेंटा भी वही करती है जब बेबी फीटल लाइफ में होता है, ठीक है। बैरियर है ना ये सारे, ठीक। व्हाट काइंड ऑफ सब्सटेंस कैन नॉट परमिएट बाय पैसिव डिफ्यूजन, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा व्हाट काइंड ऑफ सब्सटेंस कैन नॉट परमिएट मेम्ब्रेन बाय पैसिव डिफ्यूजन है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका हो जाएगा लिपिड सॉल्युबल नॉन आयोनाइज्ड हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोफिलिक, ठीक है। तो सिंपल डिफ्यूजन है, ये पैसिव डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है, ठीक है। और नॉन पोलार जैसे कि हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि वाटर मॉलिक्यूल्स को अपोजिट हो जाते हैं, ठीक है, उनको साथ अट्रैक्ट नहीं होते, रिपेल होते हैं, ठीक। और हाइड्रोफिलिक जो है वाटर लविंग होता है जो, ठीक है। तो इस तरीके से एक सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्जेनिटल एब्सेंस और क्लोजर ऑफ ए नॉर्मल बॉडी ऑरिफिस, तो कोई भी जो बॉडी का जो नॉर्मली है तो अगर वो उसमें अब नॉर्मल वो हो गया, बंद हो गया, तो एट्रेजिया बोलते हैं। जैसे कॉमन एट्रेजिया है ईसोफेजियल, ट्रैक्यो ईसोफेजियल एट्रेजिया होता है, ठीक है। तो ट्रैकिया और जो ईसोफेगस है एबनॉर्मल क्लोजर हो जाता है उसको बोलते हैं, ठीक है। और एबनॉर्मल ओपनिंग को हम बोलते हैं फिस्टुला, ठीक है। स्टेनोसिस को बोलते हैं नैरोइंग, ठीक है। इस तरीके से सारे टर्म्स होने चाहिए क्लियर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस किसने किया था, आप ऑप्शन देखिए, जॉर्ज मेंडल ने किया था, ठीक है। ये पी एक्सपेरिमेंट किया था तो जॉर्ज मेंडल है, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। और एंटनी ऑन लियोनहुक ने आपको पता है माइक्रोस्कोप वो करा था, ठीक है। विलियम हार्वरे ने क्या करा था, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में करा था। रॉबर्ट ब्राउन, ये उनने ब्राउनियन मोशन, सेल के अंदर जो मोशन होता है उसके बारे में बताया था, ठीक है। और न्यूक्लियस की खोज भी इन्होंने करी थी रॉबर्ट ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोटीन प्रेजेंट इन म्यूकस इज, तो म्यूकस में कौन सा प्रोटीन होता है ये बताइए, तो इसका हो जाएगा जो प्रोटीन होता है म्यूकिन होता है, ठीक है, म्यूकिन, ठीक है। मायोसिन जो है मसल्स में होता है, ये ग्लूटिन जो है आपका ये वीट वगैरह में पाया जाता है ग्लूटिन, ठीक है। इस तरीके से ये है, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्ज हीप्ड अप मास ऑफ स्कार टिश्यू डेवलप्ड एंड एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द वुंड सरफेस इज नोन एज, तो कोई वुंड है उसमें कोई स्कार हो गया टिश्यूज़ का, तो वो क्या हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम कीलोइड्स, ठीक है। डी ऑप्शन हो जाएगा कीलोइड्स, ठीक है।
तो इसको कीलॉइड क्या है, एक एक्सुबरेंट स्कार है जो कि फॉर्म होता है साइट ऑफ इंजरी पर, ठीक है। और जो है कि ये बाउंड्री, अपनी बाउंड्रीज से और जगह भी स्प्रेड होता है कीलॉइड, ठीक है। जैसे यहाँ पर हो रहा है तो ये और जगह भी धीरे 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 फैलेगा, तो उस टाइप के उसको बोलते हैं कीलॉइड, ठीक है। नेक्स्ट है पिक्नोसिस इज करेक्टराइज्ड बाय न्यूक्लियर बेसोफिलिया, न्यूक्लियर श्रिंकेज, न्यूक्लियर इंटीग्रेशन या न्यूक्लियर इंटीग्रेशन, ठीक है। तो पिक्नोसिस क्या है, किसके उसको बोलते हैं पिक्नोसिस, तो ये है ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लियर श्रिंकेज को बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कि जब कोई सेल डीजेनरेट होती है तो उसका न्यूक्लियस भी क्या होगा, श्रिंक करेगा ना, सिकुड़ेगा, ठीक है। और जो सिकुड़ना है इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, और एक मास बनेगा उसी को बोलते हैं पिक्नोसिस, ठीक है। पिक्नोसिस का मतलब होता है थिकनेस, ठीक है, ये भी याद रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द एक्टिवेशन ऑफ कैस्पासेस इज लाइकली टू लीड टू, एक्टिवेशन ऑफ कैस्पासेस जो है अगर ये हो रहा है तो क्या कहते हैं, तो सबसे पहले तो कैस्पास क्या होता है ये पता होना चाहिए। ये एक प्रोटीन है जो कि रेगुलेट करता है सेलुलर डेथ को, ठीक है। सेल कितने समय तक, जैसे आपको पता है आरबीसी का लाइफ स्पैन है 120 डेज़ का, डब्ल्यूबीसी का है, ठीक है। तो इस तरीके से ये डिसाइड, ये कैप्सिसिस जो है एक होती है, यानी कितनी उसकी कैपेसिटी है लिविंग की, ठीक है, कब तक ये सेल जिंदा रहेगा, ठीक है। तो एक्टिवेशन ऑफ कैप्सिसिस इज लाइकली टू लीड टू, तो अगर कैप्सिसिस किसी सेल में एक्टिवेट होगा तो क्या उससे पता चलेगा, एप्टोटिक सेल डेथ, ये सही उत्तर है इसका, ठीक है। एप्टोटिक सेल डेथ पता चलेगी, ठीक। तो एपोटोसिस, ये कहाँ से एक टर्म आ गया है, एपोटोसिस, APOTOSIS, इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ, ठीक है, को क्या कहते हैं हम, एपोटोसिस, ठीक है, एपोटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द जेनेटिक एक्सचेंज प्रोसेस इन विच डोनर DNA इज इंट्रोड्यूस्ड टू द रिसिपिएंट बाय ए वायरस इज, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम ट्रांसड्यूशन, ठीक है, ट्रांसड्यूशन बोलते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि एक जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है जिसमें कि बैक्टीरिया में है कि DNA इज कैरीड फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बाय ए बैक्टीरियोफेज, ठीक है। एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरियो, उसमें कोई बैक्टीरियल मीडियम में उसको हम वो कर रहे हैं, इसका करेक्टर इसमें डाल रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रांसड्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। टिश्यूज इन हिस्टोपैथोलॉजी आर कैरिड आउट इन, जो हिस्टोपैथोलॉजी करते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी मतलब हिस्टो मीन्स स्टडी ऑफ टिश्यूज इज नोन एज हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ टिश्यूज, सेल्स की स्टडी को साइटोलॉजी बोलते हैं। तो हिस्टोपैथोलॉजी मतलब टिश्यूज की डिजीज़ की स्टडी को बोलेंगे हिस्टोपैथोलॉजी, ठीक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 10% बफर्ड फॉर्मेशन में हिस्टोपैथोलॉजी कराई जाती है, ठीक है। लैबोरेटरी का क्वेश्चन है। जर्म लाइन जीन थेरेपी इज, जर्म लाइन जीन थेरेपी को क्या बोलेंगे, नॉन हेरिटेबल, समटाइम्स हेरिटेबल, हेरिटेबल, अनरिलेटेड टू हेरिटेबल, तो इसको बोलेंगे हम हेरिटेबल, ठीक है, जर्म लाइन थेरेपी, ठीक है। जर्म लाइन थेरेपी में क्या होता है कि मॉडिफाइंग हो जाती है डिफेक्टिव जीन्स की स्पर्म या एग सेल्स में, तो जो कि फ्यूचर जो ऑफस्प्रिंग है ताकि वो क्या हो, हेल्दी पैदा हो, ठीक है। जैसे उसमें कोई डिफेक्ट होगा तो हम उसको मॉडिफाई करेंगे, जर्म लाइन, अगर कोई डिजीज़ हमें पता लगी तो उसको कुछ मॉडिफिकेशन करके ताकि जो ऑफ स्प्रिंग है उसमें वो दिक्कत, वो डिफेक्ट मौजूद या वो डिजीज़ मौजूद ना हो, ठीक है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश आर एटम्स हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, सेम मास नंबर है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए आइसोबार, आइसोटोप, आइसोहाइड, आइसोथर्म। तो सारे टर्म्स में क्लियर करा देता हूँ। तो सबसे पहले जो है आइसोबार, इसको ऑप्शन सही होगा। आइसोबार मतलब इसमें क्या है, न्यूट्रॉन्स की संख्या बराबर है, न्यूट्रॉन अगर बराबर है तो इसका मतलब क्या है कि उसका मास नंबर बराबर है, ठीक है। आइसोटोप, आइसोटोप मतलब मास, ये एटॉमिक नंबर सेम होता है, ठीक है, मास नंबर डिफरेंट होता है। आइसोहाइड मतलब सेम हाइट पर, आइसोथर्म मतलब सेम टेम्परेचर पर, ठीक है।
नेक्स्ट एग्जाम क्वेश्चन, विच प्रोटीन आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। तो फंक्शन के अकॉर्डिंग कौन से प्रोटीन होते हैं, तो जाते हैं, सही उत्तर हो जाएगा प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स। ठीक है। नेक्स्ट, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिप्रेजेंट्स। प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन्स का, क्या रिप्रेजेंट करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जॉइंड बाय पेप्टाइड। ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है एक लीनियर स्ट्रक्चर होता है, लीनियर मीन्स स्ट्रेट इस तरीके से, और उसमें क्या है एमिनो एसिड्स की चेन होती है। ठीक है। और ये पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं इसको, पॉलीपेप्टाइड चेन। और एमिनो एसिड क्या है, प्रोटीन्स की जो प्रोटीन है उसकी बेसिक जो स्ट्रक्चर जो यूनिट है वो क्या है, एमिनो एसिड। ठीक है। तो 22 एमिनो एसिड होते हैं बॉडी में ज़रूरी। ठीक है। जिसमें कि 10 जो है हमको सिंथेसाइज नहीं होते हैं, तो उसको लेना पड़ता है। ठीक। और प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है 3 डायमेंशनल होता है। ठीक है। और एमिनो एसिड जो है प्राइमरी यूनिट होती है, और ये एमिनो एसिड की जो चेन बनी होती है किस बॉन्ड से जुड़ी होती है, कोवलेंट बॉन्ड से। ठीक है। और इस तरीके से प्रोसेस होती है पूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक एंड डिकम्पोजिंग टिश्यू दैट इज डिवाइड ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इज कॉन्ट्रैक्शन, एट्रोपी, इरिदिमा या आपका गैंग्रीन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो बॉडी में जब यहाँ पर हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम गैंग्रीन। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक, गैंग्रीन बोलते हैं। ठीक है। तो गैंग्रीन क्या है, नेक्रोसिस हो जाता है। नेक्रोसिस क्यों हो जाता है, डेथ हो जाती है टिश्यू की इस कारण। और डेथ क्यों होती है टिश्यू की, कोई प्रेशर शोर के कारण, या वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, टिश्यू को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो क्या हो जाएगा, सेल फंक्शन करना बंद हो जाएगा, तो सेल मर जाएगी, तो टिश्यू भी मरेगी, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, गैंग्रीन हो जाएगा, सड़ जाएगा वहाँ पर। ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो कि ये सेल एंड टिश्यूज से थे। तो करीबन 100 क्वेश्चन के आसपास इसमें ये एक सेट था। तो इसमें ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस ईयर के हमने कवर किए हैं। ठीक है। आपको हेल्प हुई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।